देखो 8.5 जो है ना, अगेन क्या करना है यहाँ पे, व्हाट इज टू बी डन, सॉल्व सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्या बेसिक 3 स्टेप क्या है सॉल्व करने के? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बेसिक 3 स्टेप क्या है? पहले स्टेप में dy और dx किधर होने चाहिए? न्यूमरेटर में। फिर y वाले टर्म्स dy के साथ, x वाले टर्म्स dx के साथ, एंड देन इंटीग्रेट एंड यू विल गेट द आंसर। बराबर ऐसा ही था। हाँ तो यहाँ पे भी वैसा ही अगर हम करेंगे ना, तो क्या प्रॉब्लम होएगा मालूम है? वो सेपरेट होगा ही नहीं। चेक कर लो देखो, अगर मैं dy बाई dx और वो y को मान लो वहां भेज देता हूँ पहले, तो dx उधर जाएगा, करेक्ट। हाँ। अब ये y सही जगह पे नहीं है, करेक्ट हम्म। है ना, उसको होना चाहिए dy के साथ। क्या भेज सकते हो यहाँ से ताकि उसको लेफ्ट साइड पे? पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं है, तो क्योंकि ये पूरा कनेक्टेड यूनिट है, ये पूरा वहां जाके डिवाइड हो गया, इसमें से सिर्फ y को निकाल के वहां पे नहीं भेज सकते। तो जो अपना नॉर्मल तरीका है वो इसमें काम नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो, जब सेपरेट नहीं कर सके, इसको इनसेपरेबल फॉर्म बोलते हैं। ये कौन सा फॉर्म है? इनसेपरेबल फॉर्म, मतलब हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। तो 8.4 में भी ऐसे ही हो रहा था। अगर तुम लोग डायरेक्ट सेपरेट करना चाहो ना, तो तुम लोग नहीं कर पाओगे। तो उसमें क्या था, हर जगह पे पावर सेम बन रहे थे, तो उसको हम होमोजेनियस एक टाइप बना के, होमोजेनियस के लिए एक प्रोसीजर था, वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे, करेक्ट। तो उसी तरह यहाँ पे भी जो है ना 8.5 पूरा, कहीं पे भी वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे। और ये एक नया टाइप है। क्या टाइप है? दिस इन द फॉर्म ऑफ dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। कौन से फॉर्म में? dy। सर ये हाँ, भी हो गया हमारा। सर फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हुए। अच्छा हो गया है। पहले तो हो गया। बोलो ना, तुम लोग बोलने करने के बाद लास्ट टाइम भी पूरा मैंने कर दिया, फिर तुम लोग बोल रहे हो। तो नींद से जागने में थोड़ा 15 मिनट लगता है ना। ठीक है, मैं अभी dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, इसमें इसके बाद वाले स्टेप में क्या फाइंड करते हैं? if। IF निकालते हैं। if होता है e रेज़ टू इंटीग्रल p dx, और फिर सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटू if इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू if dx प्लस c। ये एक टाइप है। और इसी का एक दूसरा टाइप क्या है? x और y को रिप्लेस कर दो, मतलब dx बाई dy प्लस px इक्वल टू q, if इक्वल्स टू e रेज़ टू इंटीग्रल p dy, और सॉल्यूशन इज x if इक्वल्स टू इंटीग्रल q if dy प्लस c। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो अपना हो ही गया था, बराबर। हाँ 1 और 2 फिर भी देखो एग्जैक्ट ये टाइप नंबर 1 से मैच हो रही है, एग्जैक्टली दोनों। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंपेयर करना है। तो p और q की वैल्यू मिल जाएगी। p की वैल्यू क्या मिल रही है फर्स्ट में? फर्स्ट में p की वैल्यू क्या मिल रही है? 1 है ना। y के साथ जो भी है वो p है, यहाँ पे y के साथ 1 है। और q क्या है? e रेज़ टू माइनस x। फिर उसी तरह सेकेंड वाले में p की वैल्यू अगेन 1 है, और q की वैल्यू क्या है? 3। अब देखो थर्ड वाला जो है, अच्छा इसमें एक और चीज है, एग्जाम में अपने को ये तो नहीं बोला रहेगा ना कि ये 8.5 में से है या 8.6 में से है या 8.4 में से है। पहले थोड़ा अपना दिमाग लगा के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अरे हाँ, ये जो है ना, ये थोड़ा बहुत इससे मिल रही है, बट एग्जैक्टली नहीं मिल रही है, बराबर। एग्जैक्ट मिलने के लिए क्या है, वो जो dy बाई dx वाला टर्म है वो क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट, कुछ नहीं होना चाहिए ना उसके साथ, इंडिपेंडेंट। है ना। यहाँ पे देखो dy बाई dx के साथ कुछ नहीं है,
बट यहाँ पे dy बाई dx के साथ क्या मिल रहा है? एक्स। हाँ, तो क्या वो x की जरूरत है हमको वहां पे? नहीं, तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड थ्रू आउट बाय, डिवाइडेड बाय एक्स। डिवाइड बाय एक्स। यस, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x, डिवाइडिंग थ्रू बाय x हो जाएगा dy बाई dx प्लस 2/xy, और ये हो जाएगा x log x। सही है? सही है? पास। अब ये कौन से फॉर्म में आ गई ये इक्वेशन? दिस इज इन द फॉर्म ऑफ dy बाई dx प्लस पी बाय इक्वल टू q, एंड दिस शोज p की वैल्यू क्या है? बोलो 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 बोलो। 2/x। बाय x, एंड q की वैल्यू x log x। x log x। तो if क्या हो जाएगा? e रेस टू इंटीग्रल p dx, मतलब e रेस टू इंटीग्रल 2 अपॉन x dx। 2 अपॉन x में 2 कॉमन है, कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या? 1 अपॉन x। बोलो 1/x का इंटीग्रल, बोलो। -1 1/x का डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रल। 1/x का इंटीग्रल, log mod x. यस, log mod x। तो ये हो जाएगा 2 log x या 2 log mod x, और प्लस सी नहीं लिखने का है इसमें, ये इंटरमीडिएट स्टेप है, डोंट राइट प्लस सी। अच्छा, 2 log x को क्या लिख सकते हो? लॉग एक्स स्क्वायर। यस, log x का स्क्वायर, और उसके बाद log x स्क्वायर, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? देखो, एक प्रॉपर्टी है e रेस टू log fx, क्या होता है? fx, ये मैंने लिखवाया भी था, देखो, हाँ। है ना? लेकिन बहुत से लोग जल्दीबाजी में ना ये भी कर देते, e रेस टू x को भी फिर x लिख देते हैं। e रेस टू x x होगा क्या? नहीं। वो नहीं। वो e रेस टू x, e रेस टू x ही रहेगा। हाँ। हाँ, e रेस टू log x क्या हो जाएगा? एक्स। e raised to log x upon x। कौन x क्या होगा वो? हाँ, नहीं नहीं, हाँ। e रेस टू log fx इज X एफ square. एक्स। fx। हाँ, तो e रेस टू log ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा? X square. एक्स यस, स्क्वायर। x स्क्वायर। अब if मिल गया। if मिलने के बाद फाइनली क्या करना है? सॉल्यूशन, है ना? क्या है सॉल्यूशन? क्या है सॉल्यूशन? y into if is equal to integral q into if dx plus c। यस, y into if इंटीग्रल q if dx प्लस c, y into x स्क्वायर, और इंटीग्रल q मतलब x log x into x स्क्वायर dx प्लस c, y x स्क्वायर x क्यूब log x dx प्लस c। अब ये x क्यूब log x dx का इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा? UV. UV रूल। व्हाट इज u? एक्स क्यूब। नहीं, Log x. वो भूल गए तुम लोग, इंटीग्रल में एल ए अच्छा ई, हाँ एल ए। हाँ। लॉग एल्जेब्रिक एक्सपोनेंशियल, तो ये लॉग है और ये एल्जेब्रिक है, बराबर? तो ये u होगा और ये हो जाएगा u v, u v। तो याद है ना यूवी रूल सबको? इंटीग्रल uv क्या है? u इंटीग्रल v माइनस बिग इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल v, और डेरिवेटिव ऑफ यू। u dx। अब सॉल्व करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आंसर तुम लोग को मिल जाएगा। तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? हाँ, यस तो सर। अच्छा, इसके बाद तुम लोग, ये मैंने अभी थर्ड किया, लास्ट लेक्चर में हमने 1 और 2 किया था।
इसके बाद तुम लोग कौन सा करेंगे, 6, 7 और 8, ठीक है। 1, 2 और थर्ड स्क्रीन पे कंप्लीट नहीं हुआ, थर्ड वाला यूवी रूल अप्लाई करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। हाँ फिर नेक्स्ट क्या सॉल्व करोगे तुम लोग, 6, 7 और 8 8। उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे कौन सा, फोर्थ और 5 फिफ्थ, ठीक है। ऑर्डर समझ गया ना, हाँ करो ट्राई करो फटाफट, थर्ड, फिफ्थ, थर्ड, 6, 7, 8। अपना इसमें कौन सा चैप्टर बाकी, इक्वेशन और Blood relation. ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट, हाँ बस ना। वही सर, लॉजिक में खाली वो पहले दो चैप्टर्स में बाकी है। हाँ तो और दो ही है ना, टोटल 5 है, उसमें से एक तो है ही नहीं अपने पास, सिलॉजिज्म। सर इंटीग्रल कैलकुलस भी है ना। इंटीग्रल तो बहुत इजी है, हाँ मतलब वो भी वो है। अभी तुम लोग को होमवर्क ही दूंगा मैं, वो उसका जो ये है ना, हाँ एक ही एक्सरसाइज है, डिफरेंशिएशन लास्ट टाइम तुम लोग ने किया था याद है, हाँ पार्ट ए था, वैसे पार्ट बी है कैलकुलस इंटीग्रेशन। सर ये यू भी एक बार वापस बताओ। क्या, यूवी रूल एक बार वापस बताओगे? टू इंटीग्रल बी डी एक्स माइनस बिग इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रल वी डी एक्स टू डेरिवेटिव ऑफ यू, याद है। हाँ, मतलब बड़े इंटीग्रल के आगे में वी है, मतलब वी इंटीग्रल छोटा वाला वी। लिखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। हाँ सर, हाँ सर।
हुआ हुआ कि नहीं हुआ, आ रहा है? Yes. हाँ Everyone done?
किसी को मिला तीनों आंसर्स? एक मिनट सर। हाँ,
खुश मिल गया आंसर। हाँ वंश। हेलो 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 हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हो गया तीनों? हो गया नहीं हुआ? जल्दी बोलो। हो गया सर। क्या सबको मिल गया? एवरीवन गॉट द आंसर। अच्छा अभी जो दो बचे हुए हैं ना बीच में, कौन कौन सा बचा हुआ है? 4 और 5। ट्राई करो फोर्थ और फिफ्थ, देखो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी। सर फिफ्थ में डिवाइड थ्रू आउट बाई dy ऐसा कर सकते हैं क्या? डिवाइड थ्रू आउट में dy। डी बाई टू। नहीं सर वो शायद गलत। फोर्थ का क्या होगा? फोर्थ का
लास्ट वाले में क्या किया था तुम लोगों ने, लास्ट क्वेश्चन में? क्या सर? लास्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो? सर मैंने डिवाइड थ्रू आउट बाई डी थीटा किया था। बराबर। फिर उसके बाद पी और टू का वैल्यू मिला और सॉल्व किया। पी और क्यू आर और थीटा के आर के टर्म्स में आ गया है ना? उसी के बेसिस पे थर्ड एंड फोर्थ, सॉरी फोर्थ एंड फिफ्थ। हम्म। देखो जो फोर्थ वाला है ना, फोर्थ, उसमें सबसे पहले तो dy बाई डी एक्स को अगर हम फ्री करना चाहें, बराबर, तो क्या होगा? बोलो बोलो। x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 है ना? इसमें क्या लगता है तुम लोग को, डायरेक्ट सेपरेट हो जाएगा क्या x और y इजीली? नहीं। नहीं आएगा है ना? अब यहाँ पे एक काम मैं ये कर सकता हूँ, dy बाई डी एक्स को अगर फ्री करूँ तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा 1/x प्लस वाई, बराबर। हम्म। बट ऐसा करने से भी क्या वो अपना कोई टाइप बना, या कोई टाइप बना? नहीं। नहीं बना। क्या इसको हम सेपरेट कर सकते हैं? नहीं। बट देखो अगर इसको मैं रेसिप्रोकेट कर दूं ना, रेसिप्रोकेटिंग, तो ये हो जाएगा dx बाई डी वाई, एंड राइट हैंड साइड हो जाएगा x प्लस वाई, करेक्ट। और अब इसको मैं थोड़ा सा और ये प्लस x को लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाऊं, तो अब ये कौन से फॉर्म में आ गया, कोई बता सकता है? डी एक्स बाई डी वाई। हाँ, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वो सेकेंड वाला अपना टाइप, dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। तो इसमें p की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, एंड q की वैल्यू क्या आ जाएगी? y। तो if क्या हो जाएगा? if e रेस टू इंटीग्रल p dy, बराबर, e रेस टू इंटीग्रल p dy, मतलब e रेस टू इंटीग्रल y dy। क्या आ जाएगा e रेस टू इंटीग्रल y dy? जल्दी बोलो। सर -1 आएगा ना? हाँ सॉरी, -1 dy, ये क्या हो जाएगा? e रेस टू -1। -y, बराबर। अब आगे तो मालूम है ना तुम लोगों को क्या करना है, बट हम्म। इसमें भी आगे सॉल्व करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा मालूम है? यूवी रूल लगाना पड़ेगा। और आई होप यूवी रूल अभी तुम लोग को परफेक्टली समझ में आ गया है क्या है ना? अच्छा, ई रेस टू वाई का इंटीग्रल क्या होता है? क्या होता है ई रेस टू वाई का इंटीग्रल? ई रेस टू वाई।
e raised to 2y का इंटीग्रल, to 2y upon 2. वैसे e raised to माइनस y का इंटीग्रल क्या होगा? minus e raised to हाँ, कोई e raised to माइनस y अपॉन -1. -1, मतलब माइनस e raised to माइनस y। हाँ, ठीक है, तो अभी यूवी रूल उस पे सॉल्यूशन में वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके यूवी रूल अप्लाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? हाँ सर। और किसी को बाकी के इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आया क्या? 4 6 7 8 में एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम? चलो ठीक है, ये थर्ड वाला लिख लो, सॉरी फोर्थ वाला। अब इसके बाद कौन सा ट्राई करो तुम लोग? 5th. फिफ्थ वाला। फिफ्थ होमोजीनियस है क्या? होमोजीनियस हो गया फाइनली। फिफ्थ वाला पूरा कंप्लीट हुआ। सॉरी फोर्थ यूवी रूल अप्लाई किया। नहीं सर, 1 मिनट।
यही आंसर। हाँ, अभी जो फाइनली अपना फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ इज y dx plus x minus y the whole square dy equal to 0। सबसे पहले इसको अगर वहां भेज दें, अभी क्या करना चाहिए मेरे को, dx by dy बनाऊं या dy by dx बनाऊं, क्या करूं? dx by dy। हाँ, क्यों मालूम है? अगर मैं इसको dy by dx जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं ना, ये dx जाएगा इधर और ये पूरा टर्म जाएगा उधर, बट क्या ये जो y अपॉन ये पूरा टर्म होगा उसको सेपरेट करना पॉसिबल होगा? एक और चीज कर देता हूँ, ये माइनस साइन को उड़ा ही देता हूँ राइट हैंड साइड। तो माइनस साइन को एडजस्ट करेंगे, अंदर का जो मटेरियल है वो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई। ठीक है, अब उसको कौन से फॉर्म में लिख लेंगे, डी एक्स बाय डी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन वाई। क्या अभी वो वाई सेपरेट हो सकता है? ऐसा हो सकता है ना, वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई, यस और नो? और उसमें एक बाय और एक बाय हो जाएगा, कैंसल। ये डी एक्स बाई डी वाई वाली टाइप की इक्वेशन बन रही है, तो हमको एक्स वाले टर्म को लेफ्ट साइड पे लेना पड़ेगा। तो प्लस एक्स बाय वाई इक्वल्स टू वाई, और ये कौन से फॉर्म में है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डी एक्स बाई डी वाई प्लस डी एक्स इक्वल टू क्यू। चलो सॉल्व करो फटाफट, आंसर बताओ।
Done everyone? Done? हाँ सर। ठीक है, तो ओवरऑल 8.5 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फिनिश्ड। इजी था काफी। लास्ट एक्सरसाइज 8.6 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, शुरू करें 8.6। बाकी लोग है क्या नहीं है भाई? हाँ, हेलो। हाँ सर। बाकी लोग मतलब बाकी लोग अभी से वही तो लोग बोल रहे हैं, आयुष और आनंद। देखो, जो अपना 8.6 है ना, मैं एक सीधा क्वेश्चन से ही बताता हूँ कैसे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को हम यूज कर सकते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है? इन a certain culture of bacteria, the rate of increase is proportional to the number present. If it is found that the number doubles in 4 hours, find the number of times the bacteria are increased in 12 hours. तो क्या पूछ रहा है और कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? चार घंटे में डबल हो गया, बराबर। हाँ। तो 8 घंटे मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनिशियली मतलब जब टाइम 0 था, मान लो नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे 10, ठीक है, तो 4 घंटे बाद एन कितना हो गया? 20। 20। तो 8 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 40। 40। और 12 घंटे बाद कितना हो जाएगा? 180। 80, है ना? जो भी नंबर है उसका डबल होता जाएगा उस वक्त पे। तो हमको इतना तो समझ में आ गया है कि 12 घंटे बाद 10 का 80 हो जाएगा, मतलब 8 टाइम्स हो जाएगा, बराबर। हाँ। तो मुझे लॉजिकली आंसर मालूम पड़ गया, बट इसको अभी मुझे एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करना है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये पूरा देखो अभी मैं एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या बोल रहा है? इन ए सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। मान लो टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया n है, लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी n, ठीक है। तो रेट ऑफ इंक्रीज मतलब क्या? ये n का रेट ऑफ इंक्रीज मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया का रेट ऑफ इंक्रीज। रेट ऑफ इंक्रीज मतलब टाइम के साथ जो है नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी चेंज होगा, बढ़ेगा, करेक्ट। हाँ। तो रेट ऑफ इंक्रीज मतलब dn/dt। व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ इंक्रीज? dn/dt, यस और नो? हाँ। अब dn/dt जो है वो किसको प्रोपोर्शनल है? एक्स को। नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n लिया ना हमने, नंबर ऑफ बैक्टीरिया। देखो ऐसे भी लॉजिकल है, जितने ज्यादा बैक्टीरिया रहेंगे वो उतने ही ज्यादा ग्रो करेंगे ना। कंपाउंडिंग कैसा होता है? जितना ज्यादा उतना ज्यादा ग्रोथ, कम हाँ। तो कम ग्रोथ, ज्यादा तो ज्यादा ग्रोथ, बराबर। तो वो यही बोल रहा है कि
जो रेट है इंक्रीज का वो किस पे डिपेंडेंट है? किस पे डिपेंडेंट है? नंबर पे। नंबर पे। ज्यादा नंबर रहेगा तो ग्रोथ भी फास्ट होगी, कम नंबर रहेगा तो ग्रोथ स्लो होगी, बराबर। तो dn बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ये इक्वेशन समझ गए सबको? एक्चुअली ये प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चन नहीं है। अब आई होप तुम लोग को पता होगा प्रोपोर्शनलिटी को जब इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, dn बाई dt इक्वल्स टू kn। dn बाई dt इक्वल्स टू kn। करेक्ट? करेक्ट? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, डोंट यू थिंक एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है? डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का रूल मालूम है ना? 3 बेसिक स्टेप मालूम है ना? क्या है 3 बेसिक स्टेप? वही ना सर, पहले डी एन डी टी न्यूमरेटर में। हाँ, तो अभी dn तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, dt को लेफ्ट साइड राइट साइड पे भेज देंगे और n को किधर खींच लेंगे? डी एन के नीचे। dn के नीचे। करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा? dn बाई n। k तो कांस्टेंट है, कहीं भी रहे फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बाद क्या करना होगा? Integrate. हाँ, इंटीग्रेट। Integrate. अब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल dn बाई n, के चीज तो बाहर ले लो, इंटीग्रल dt। चलो dn बाई n मतलब 1/n। 1/n का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? Log mod. और इंटीग्रल dt के टी। यस dt. kt प्लस सी। तो हमको देखो यहाँ पे एक इक्वेशन तो मिल गई है जो n और t को कनेक्ट कर रही है। किसको कनेक्ट कर रही है? n और t को। मतलब हमको अभी t की कुछ वैल्यू दिया रहेगा तो क्या हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ. तो बेसिक आइडिया क्या था यहाँ पे? एक रिलेशन स्टैब्लिश करना नंबर ऑफ बैक्टीरिया और टाइम के बीच में, जो हमने स्टैब्लिश कर लिया है। बट इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? K और C. हाँ, वो दो अननोन है, सी भी अननोन है और के भी अननोन है। तो ये दो अननोन फाइंड करने के लिए ना क्वेश्चन में हमको दो हिंट दिया है। अब हिंट क्या है? इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। नंबर क्या हो गया? डबल हो गया। बट क्या इसमें स्टार्ट में कितना था वो दिया है? स्टार्ट में कितना बैक्टीरिया था वो दिया है क्या? 10 था, 20 था, 50 था? नहीं। नहीं, सिर्फ इतना बोल रहा है 4 घंटे बाद डबल हो रहा है। तो स्टार्ट की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, इनिशियल वैल्यू भी डोंट नो, बराबर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देखो, फर्स्ट केस में लेट n इक्वल टू n0 व्हेन t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 मतलब स्टार्ट में, t इक्वल टू 0 मतलब स्टार्ट में क्योंकि क्वेश्चन में कोई कुछ वैल्यू नहीं दिया तो मैंने वो वैल्यू को क्या ले लिया? 0। n0। तुम लोग कुछ और भी ले सकते हो, x ले सकते हो या कुछ और लेना वो भी ले सकते हो, ठीक है। आई हैव कंसिडर्ड दैट एज n0। अब इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे क्या हो जाएगा? log ऑफ n0 इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस c, बराबर। बराबर है। हाँ। तो c की वैल्यू मिल गई ना हमको। c की वैल्यू क्या हो जाएगी? चलो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? लॉग एन। Log n. अब दूसरी कंडीशन क्या बोला? 4 घंटे बाद डबल हो गए। मतलब जब t4 हुआ तो n कितना हो गया? n कितना हो गया? हाँ, 20. मैंने n0 लिया है, 10 नहीं लिया है। स्टार्ट की वैल्यू क्या थी? n0। तो हाँ। अभी अभी 4 घंटे बाद टू एन जीरो। हाँ, 2 टाइम्स n0। ओके, अब ये वैल्यू को भी किधर पुट करो? 1 में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? log ऑफ 2n0, सही है। बोलो अभी क्या आएगा? log ऑफ
2n0 2n0 इक्वल्स टू k इंटू 4 प्लस, अच्छा अभी c की वैल्यू भी मालूम पड़ गई हमको, इस बारे में इसको इक्वेशन नंबर देना, ये इक्वेशन नंबर 1 है अपनी, ठीक है। c की जगह पे भी क्या रख सकते हो, log ऑफ n0 बराबर बराबर। हाँ सर। अब वो log n0 को अगर मैं लेफ्ट साइड पर लेके जाऊं तो log ऑफ 2n0 माइनस log ऑफ n0 इक्वल्स टू 4k, log m माइनस log n मालूम है ना, log mn होता है M upon N. तो ये हो जाएगा 4k। अब ये n0 n0 कट हो जाएगा, क्या बचेगा log 2, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो k की वैल्यू क्या आएगी, Log 2 raised to n. हाँ 1/4 log 2, वो 4 डिवाइड हो जाएगा ना वहां जाके, हाँ k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 log 2, 1/4 log 2। इज दिस क्लियर एवरीवन, हाँ सर। बोलो। अच्छा अपना टारगेट क्या है कि 12 घंटे बाद जो है वो कितना हो जाएगा, तो हमको क्या फाइंड करना है, इफ t इक्वल टू 12 n इक्वल टू n इक्वल टू 4n0 n0। नहीं नहीं, ये तो अभी फाइंड कर, वो तो हमने लॉजिकली सोचा था ना, अभी हाँ क्वेश्चन में ये है ना कि 12 घंटे बाद कितना हो जाएगा, तो हम n को क्या assume कर लेंगे, n क्वेश्चन मार्क है अभी बराबर, इफ हाँ। t is 12 then n is क्वेश्चन मार्क, यही है अपना फाइनल क्वेश्चन, यस और नो। तो अभी यहाँ पे भी ये वैल्यूज को भी किधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 में इक्वेशन हाँ वही मेन अपनी इक्वेशन 1 है, पुट above values in 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो क्या आएगा, क्या सर, log n is equal to 12 k। ये अभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या हो जाएगा, बोलो Log n is equal log n, क्योंकि अभी n पता नहीं है, हाँ k मतलब to 1/4 log 2. 1/4 log 2, और t की जगह पे क्या आ जाएगा, 12 और c की जगह पे क्या आएगा log log n. n। log n0, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, हाँ ये 12 बट इससे हो सकता है, तो ये 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3 log 2। 3 log 2 3 log 2, यस। तो log n इक्वल्स टू 3 log 2 प्लस log n0। n0। अब log n0 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करो तो log n माइनस log n0 इक्वल्स टू 3 log 2। अब log n माइनस log n0 मतलब log ऑफ n अपॉन n0, एंड 3 log 2 का मतलब log ऑफ 2 का log 2 raised to 3। क्यूब, तो n अपॉन n0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। 8। तो इससे अपने को क्या समझ गया, n की वैल्यू हो गई 8 टाइम्स n0, n की वैल्यू क्या हो गई 8 times n0 8 टाइम्स n0। तो हमको वैसे लॉजिकली भी पहले पता ही था कि 8 गुना हो जाएगी, और अभी यहाँ पे हमने मैथमेटिकली प्रूव भी कर दिया। अब तुम लोग बोलोगे जब जब लॉजिकली मालूम ही था तो यहाँ से सब क्यों किया, तो हर जगह देखो लॉजिकली अपने को नहीं समझ में आएगा, तो ये एक फिक्स्ड मेथड है जिसके थ्रू हम अननोन फाइंड कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ रेट ऑफ चेंज, बराबर। यहाँ पे देखो रेट ऑफ चेंज है ना, रेट ऑफ इंक्रीज, फिर यहाँ पे भी रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, ये पूरा वही फॉर्मेट पे है। तो जहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज में कुछ अननोन रहेगा वो हमको फाइंड करना रहेगा, तो हम किसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, बोलो किसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, बोलो इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा अभी ये तुम लोगों को समझ गया ना पहला वाला। हाँ सेकंड में देखो सेम वैसा ही है, अभी पॉपुलेशन के बारे में, वहाँ बैक्टीरिया का पॉपुलेशन था, यहाँ नॉर्मल पॉपुलेशन, इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस एट ए
rate proportional to population at that time, मतलब क्या इक्वेशन बनेगी, dp by dt is directly proportional to dp by dt is directly proportional to, बोलो, n. p, वही यहाँ पे पॉपुलेशन है ना, हाँ. तो जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन पे ही डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन रेट भी उतना ही फास्ट बढ़ेगा, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बहुत है तो रेट भी एकदम फास्ट ना, ग्रोथ रेट, और पॉपुलेशन कम रहेगी तो ग्रोथ रेट भी क्या होगा, कम होगा. तो dp by dt मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Population. पॉपुलेशन, ठीक है. अच्छा, अब इसमें जो है ना, पॉपुलेशन बोल रहा है इंक्रीजेस फ्रॉम 40,000 टू 60,000 इन 40 इयर्स, तो यहाँ पे देखो प्योर नंबर्स दिया हुआ है कि 40,000 से 60,000 हो गया 40 साल में, तो इसका मतलब जब इनिशियली, जैसे यहाँ पे मैंने इनिशियली टी को 0 लिया था तो एन नहीं दिया था, तो एन को हमने क्या कंसिडर कर लिया था, N0. एन 0, बट यहाँ पे इनिशियली पॉपुलेशन कितनी थी, 40,000. 40, मतलब जब टी 0 था तो पॉपुलेशन कितनी थी, 40,000, 40,000. और जब टी 40 हो गया 40 साल बाद, टी जब 40 हो गया तो पॉपुलेशन कितनी हो गई, 60,000. 60,000. और हमको क्या फाइंड करना है कि अगले और 20 साल में पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, तो फाइनली ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, इफ टी इक्वल टू 60. 60, यहाँ 20 नहीं रहेगा हाँ. क्योंकि अनदर 20 मतलब ऑलरेडी 40 इयर्स हो चुके हैं, उसके बाद और 20 ईयर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 ईयर. तो ओवरऑल इसमें देखो तीन कंडीशन क्या है, टाइम अगर 0 है तो पॉपुलेशन 40,000 है, टाइम अगर 40 इयर्स है तो पॉपुलेशन 60,000 है, और टाइम अगर 60 इयर्स है तो पॉपुलेशन क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में. बट क्वेश्चन नंबर 2 कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है वन से, क्योंकि वहां कुछ वैल्यूज के साथ हमको कैलकुलेशन करना है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, हमने रैंडमली ऐसा अज्यूम करके सॉल्व किया है. क्लियर, नहीं. क्लियर एवरीवन. हाँ सर. तो अभी तुम लोग का काम क्या मालूम है, अभी के सेशन में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करना. क्या सॉल्व करना, 1, 2 और 3. 3, ठीक है, करो फटाफट. फिर इवनिंग में हम लोग क्या करेंगे मालूम है, इसके जो दो तीन बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करके जो अपना इंटीग्रल कैलकुलस बचा हुआ था ना, हाँ. वो कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सर
और सेकंड का आंसर मिला? Yes. कितना है पॉपुलेशन? 1,46,960. नहीं, रॉन्ग है शिखा, चेक करो एक बार। क्या शिखा मिला आंसर? रेक्टिफाई किया उसको? 8 minutes. उसमें हिंट भी है, देखो काम है कि √3/2। सर आप वो बता सकते हो क्या सेकंड वाला, मतलब समझा नहीं मेरे को। फर्स्ट वाला लिख लिया सबने? हाँ, Sir, फर्स्ट वाला लिख लिया क्या? हाँ देखो सेकंड वाले में पी को अगर मैं पॉपुलेशन ले लूं तो डीपी बाई sir, डी टी क्या दिया? 73,000. हाँ 73,000, यस। तो डीपी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। तो डीपी बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? केपी। तो डीपी अपॉन पी हो जाएगा के डी टी, फिर इंटीग्रेट करेंगे, इतना तो मिला ही रहेगा, है ना? हाँ आनंद, लॉग ऑफ पी इक्वल्स टू के टी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है? सर। बराबर। अब फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से जब टी 0 था, ठीक है, तो पॉपुलेशन कितनी थी? 40,000। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लॉग 40,000 इक्वल्स टू के इंटू 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू विल बी लॉग ऑफ 40,000। फिर जब टी 40 ईयर्स हो गया तो पॉपुलेशन बन गई 60,000। 8,000। तो अब टी की जगह पे यू पुट 60,000 तो जाएगा के इंटू 40 और प्लस सी की जगह पे नाउ यू कैन पुट 40 लॉग 40,000, ठीक है? अब वो लॉग 40,000 के लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो डिवाइड हो जाएगा, बराबर। इधर बन जाएगा 40 के, ये हो जाएगा log 3/2 इक्वल्स टू 40 के। तो के की वैल्यू विल बी 1/40 इंटू लॉग ऑफ 3/2। अब अपना क्वेश्चन क्या है कि अगर t 60 है तो p कितना होगा? तो log p विल बी k मतलब 1/40 log 3/2 1/40 log 3/2 और इंटू टी की जगह पे आ जाएगा 60 और प्लस लॉग 40,000, बराबर। अब इसमें भी देखो ये इसको और इसको मल्टीप्लाई मत कर देना,
ये log के अंदर वाला टर्म अलग रहेगा, बट ये 60 और 40 क्या हो सकते हैं? 3/2 हो जाएगा। हाँ, वो बन जाएगा 3/2 log 3/2, और 40,000 को लेफ्ट साइड में भेज देंगे तो ऐसा हो जाएगा। बराबर बराबर। अब ये 3/2 को क्या कर सकते हो? पावर 3/2 रेस टू 3/2। अब 3/2 का मतलब क्या कि 3/2 का क्यूब, स्क्वायर रूट और उसका क्यूब। क्यूब है ना। 3/2 का स्क्वायर रूट मतलब √3/2, हाँ, और उसका क्यूब मतलब √3/2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 3 बार। 3 बार। तो 2 बार करने पे वो 3/2 बन जाएगा। एंड √3/2 देखो 1.2247 दिया हुआ है। हाँ, तो ओवरऑल उसके अंदर मैं लिख सकता हूँ log 3/2 इंटू √3/2। अब लॉग लॉग को कंपेयर कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। बराबर, हाँ, समझा सर। समझा? हम्म। अब वैसे ही थर्ड वाला भी सॉल्व करो, और जिनका थर्ड हो गया वो फोर्थ पे ट्राई करो। फोर्थ
हो गया गाइस 1 2 3 4 Yes, sir. हाँ इनका हो गया है हो गया सर। ठीक है वो फिफ्थ वाला कर रहे हो अभी क्या इवनिंग में करेंगे बोलो सर इवनिंग में ठीक है ओके लिख लो 1 2 3 4 Yes. हो गया तो लीव करें ना। जिनका नहीं हुआ है वो लिख लो पहले हाँ।